हेलो एवरीवन। सो अपने फंक्शन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन निकालना सीखा था। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमको डोमेन फाइंड आउट करना है, तो रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या था? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे फंक्शन का डिफाइंड वैल्यू मिले। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है वो लॉग है, तो लॉग को डिफाइन होने की कंडीशन क्या थी अपने पास? लॉग डिफाइन तब होता है जब लॉग के अंदर का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव, और उसका बेस भी क्या हो? पॉजिटिव। यहाँ पे जो बेस है वो तो ऑलरेडी 10 है, तो मुझे बेस से कोई इशू नहीं है। दैट मींस अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आई शुड से यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहला, जो आउटर मोस्ट लॉग है वो डिफाइन हो जाए। दूसरा, जो अंदर का लॉग है वो भी डिफाइन होना चाहिए। तो पहले मैं आउटर मोस्ट लॉग को डिफाइन करता हूं। तो क्या फर्स्ट कंडीशन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? 1 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर minus 5x plus 16. This term should be greater than 0. Understood? greater than 0 क्यों? Because log तो 0 पे भी डिफाइन नहीं होता है, इसलिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है। नाउ इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। log टू द बेस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन -1, और यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन। नाउ इस नेगेटिव को मुझे रिमूव करना है। अगर मैं किसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड नेगेटिव को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? जब आप इनइक्वालिटी दोनों साइड नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है अपने पास, तो ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। दैट मींस log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 शुड बी, ये साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन 1। अब मुझे इस log को रिमूव करना है। log को रिमूव कैसे करते थे हम लोग? यहाँ पे ये बचेगा नंबर, और ये बेस, इस नंबर का बेस बन जाएगा अपने पास। दैट मींस कंडीशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 शुड बी लेस देन 10। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी लेस देन 0। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 and 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड बी लेस देन 0। मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगेन नंबर लाइन, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 2, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट इज 3। क्योंकि दोनों x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस। हमको इक्वेशन में या इन इक्वेशन में क्या चाहिए था? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या हो गए? नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यू का अपने को आंसर चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक था? 2 से लेके 3 तक। तो इस केस से मुझे आंसर मिला कि माई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। अंडरस्टूड? ओपन क्यों? बिकॉज 2 and 3 दोनों ही वैल्यू काउंटेड नहीं है। 2 पे भी 0 हो जाएगा, 3 पे भी 0, और 0 तो हमको अलाउड ही नहीं था, इसलिए फर्स्ट केस से आंसर आया x बिलोंग टू 2 to 3। नाउ सेकंड केस पे आते हैं। अब अगर इस लॉग को डिफाइन करना है तो इसके अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 दिस शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा इसको मैं ऑब्जर्व करता हूं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक को एक काम कर सकते हो, जब भी आपको ऑब्जर्व करना हो तो एक सिंपल टेक्निक है, इसको मैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं। याद है कैसे करते थे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर? मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट को हाफ करते थे और उसको स्क्वायर को प्लस माइनस करते थे। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो गया? -5। -5 को हाफ किया तो कितना आ गया? -5/2, इसका स्क्वायर, दैट इज 25/4। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो 16 है, क्या इस 16 को लिखूं 25/4 प्लस 39/4। कैसे लिखा? सिंपल सा, आप इसको अभी भी चेक कर लो, ये आ जाएगा 64/4 मतलब 16। तो मैंने 16 को दो पार्ट में ब्रेक किया। दो पार्ट में ब्रेक करने का रीजन कुछ इस तरीके से था कि अब ये जो टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये बन गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस में क्या आ गया? 39/4 शुड बी ग्रेटर देन 0। थोड़ा इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर लिखा है प्लस एक पॉजिटिव नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव था, और उसमें आप एक नंबर और ऐड कर रहे हो, तो क्या इसका सम कभी भी नेगेटिव आ सकता है? आई वुड से x को आप कोई भी रियल वैल्यू दो, ये हमेशा क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव। द रीजन इज कि एक ऑलरेडी स्क्वायर था विच इज पॉजिटिव, और साथ में आपने पॉजिटिव नंबर को ऐड किया, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव था। इसलिए इस केस का अपना आंसर क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो गया अपना एक केस जहां पे हम लोगों ने ये बोला कि इसमें जो अपना x का आंसर रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? रियल नंबर। नाउ हमने ऐसे केस देखे थे जहां पे एक ही क्वेश्चन को अगर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि इसके मैंने दो केस सॉल्व किए। सो जब मुझे कॉमन आंसर देखना है या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो वो कैसे आएगा अपने पास?
जब मैं इन दोनों का क्या देखूंगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब वो वैल्यूज जहां पे दोनों के साइमल्टेनियसली चलेंगी। क्यों? द रीजन इज कि यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो सिर्फ मुझे आउटर मोस्ट लॉग को डिफाइन नहीं करना, मुझे अंडर वाले लॉग को भी डिफाइन करना है, और जब दोनों प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाएंगे तभी अपना आंसर मिलेगा। दैट मीन्स मुझे देखना है इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन, कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक आंसर था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर हो गए थे, और सेकंड क्या था 2 to 3, तो कॉमन वैल्यू क्या मिलेगा 2 to 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन इंटरवल। सो अगेन वही चीज ध्यान रखो, जब किसी क्वेश्चन में मल्टीपल फंक्शन दिखेंगे तो डोमेन के लिए आपको हर एक फंक्शन को इंडिविजुअली डिफाइन करना है विद इट्स कंडीशन। यहाँ पे लॉग था तो मैंने लॉग की कंडीशन यूज करी, दैट इज लॉग के अंदर का वैल्यू मुझे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बेस ऑलरेडी पॉजिटिव दिया था इसलिए उसको हमने यूज नहीं किया। ओके, इस क्वेश्चन में हमको डोमेन फाइंड आउट करना है। सो 1/√ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने मॉड के साथ देखा था, मॉडुलस के साथ। बट अगेन एक प्रॉपर्टी का हमको ध्यान रखना है कि पहली बात तो यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जो रूट है वो 1 में लिखा है, मतलब ये इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे पहली कंडीशन होगी कि जो रूट लिखा है उसके अंदर की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ पे साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज कर लिया है। जैसे वहां पे मॉडुलस फंक्शन था, तो उस क्वेश्चन के लिए या फिर इस क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए एक सिंपल चीज ध्यान रखो। स्टार्ट करने के पहले मैं एक काम करता हूं, आई अज्यूम ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू t, ठीक है। बाद में उसको लास्ट आंसर निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं उसको t अज्यूम कर रहा हूं बिकॉज़ क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखेगा मुझे। नाउ एज पर द कंडीशन, ये जो वैल्यू है एक तो डिनोमिनेटर में है, दूसरा रूट में है, मतलब ये वैल्यू अपने पास t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड, इक्वल टू क्यों लगाया, बिकॉज रूट की वजह से इक्वल टू आता, बट 1 में है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए इक्वल टू 0 भी नहीं हो पाएगा। नाउ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहां बचेगा t इंटू t माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगेन इसको फैक्टराइज कर लिया, सो इसके फैक्टर्स आएंगे t माइनस 3 इंटू t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगेन नंबर लाइन को यूज कर लेते हैं। नंबर लाइन का जब यूज किया तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, एक होगा -2 बिकॉज ऑफ दिस, और दूसरा क्या हो जाएगा 3। अगेन दोनों t पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे मुझे दो आंसर मिल रहा है, या तो t -2 से छोटा होना चाहिए या फिर t 3 से बड़ा होना चाहिए। दोनों आंसर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आइदर t इज लेस देन -2 और t इज ग्रेटर देन 3। ध्यान रखो इस क्वेश्चन मैंने और यूज किया है, मतलब ये केस भी चलेगा और ये, बिकॉज दोनों ही केस के आंसर हैं। लास्ट क्वेश्चन में एंड यूज किया था बिकॉज वहां पे एक ही डोमेन निकालने के लिए दो कंडीशंस वर्क कर रही थी। यहाँ पे एक ही आंसर की दो पार्ट आए, यहाँ पे भी आंसर लाई कर सकता है और यहाँ भी लाई कर सकता है। बट हमको t नहीं सॉल्व करना था, हमको क्या फाइंड आउट करना था, x। सो t मैंने क्या अज्यूम किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब यहां से कंडीशन क्या बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो -2 से छोटा होगा। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा होता है, ठीक है। लाइक सपोज मैं आपसे बोलूं माइनस ऑफ 1.9, इसका GIF कितना हो जाएगा, तो इसका GIF होगा अपने पास -2। हमने पढ़ा था नेगेटिव के केस में क्या हो जाता है, उससे बड़ा नंबर आता है अपने पास हमेशा, सिंपल सा। इसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू देखना था, तो एक चीज समझो, वो सारे नंबर्स जिनका GIF -2 से छोटा आएगा, मैं बोलता हूं वो नंबर्स कहां लाई करेंगे, वो सब नंबर्स लाई करेंगे अपने पास -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, एक्सेप्ट -2। लाइक सपोज करो आप -2 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लो, विच इज -2.1। जैसे ही आप -2.1 का GIF लोगे तो वो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, और -3 इससे छोटा रहेगा। इनफैक्ट -2 से सारे छोटे नंबर लोगे तो हमेशा ये आंसर मिलेगा आपको। तो इससे मुझे आंसर मिला अपने पास कि जो मेरा x है दैट शुड बी लेस देन -2। ये एक केस हो गया। नाउ द सेकंड केस, सेकंड केस क्या था अपने पास, t इज ग्रेटर देन 3, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 से बड़ा, इसका मतलब x क्या हो सकता है। सो सपोज करो मैंने x ले लिया अपने पास 3.1, ठीक है, x लिया 3.1, तो उसका GIF कितना आ जाएगा, वो तो 3 हो जाएगा, एंड वो इसके इक्वल हो जाएगा, हमको इक्वल तो नहीं चाहिए। तो अब मुझे एक चीज समझा कि यहाँ जो x है
वो 3 से 4 भी नहीं हो सकता, वो 4 या 4 से बड़ा ही हो सकता है। क्यों? एक सिंपल चीज समझो, जब मैं नंबर लाइन को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, जब मैं 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लूंगा तो उन सबका जीआईएफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पर मुझे नंबर क्या चाहिए था? 3 से बड़ा, तो मुझे आना पड़ेगा 4 या फिर 4 के बाद में। ठीक है, समझे कैसे लिखा? जीआईएफ अगर 3 से बड़ा चाहिए मतलब वो 3 भी नहीं हो सकता, और 3 किस किस का होता है? 3 से 4 के बीच की सारे वैल्यूज का, तो ये कम से कम क्या होगा? 4 से स्टार्ट होगा। तो इस पार्ट का आंसर रहेगा मेरे पास x ग्रेटर देन 4। इनफैक्ट यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे 4 बन सकता है। जब आप 4 पुट करोगे तो 4 का जीआईएफ कितना हो जाएगा? 4, और 4 3 से बड़ा है, सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ मुझे दो आंसर मिले। ऑब्वियसली आंसर 1 भी आंसर का पार्ट रहेगा, 2 भी पार्ट रहेगा। तो यहाँ मैं आंसर को कैसे लिखूंगा? माई फाइनल आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू -2 से छोटा, मतलब -इंफिनिटी टू -2, -2 पे ओपन ब्रैकेट बिकॉज ये इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन क्योंकि अब दोनों आ सकते हैं, और लिखा है बीच में हम लोगों ने 4 से बड़ा, तो 4 टू इंफिनिटी, 4 पे इक्वल टू है, इसलिए यहां ब्रैकेट क्या हो जाएगा अपने पास? क्लोज। तो ये होना चाहिए अपना आंसर। ये हो गया डोमेन फॉर दिस फंक्शन। अगेन रिकॉल करना मस्त करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन किया वहां मैंने इंटरसेक्शन यूज किया, दैट मींस एंड, यहां ऑल यूज किया। दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लो कि वहां पे एक ही फंक्शन के डोमेन को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशन चल रही थी, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, वो दो पार्ट में चल रही है। आइदर दिस पार्ट कैन बी ट्रू और दिस पार्ट कैन बी ट्रू, दोनों ही चलेगा अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मुझे इसका डोमेन डिफाइन करना है, f of x इक्वल टू log of x minus gif of x। सीधे लॉग पे आते हैं। लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है बेस 10 होगा अपने पास। सेकेंडली लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। सो लॉग के अंदर क्या लिखा था अपने पास? x minus gif of x, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो इसका मतलब क्या होगा? ये आएगा x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि x हमेशा उसके जीआईएफ से बड़ा ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद बोला था, सपोज आप किसी नंबर का जीआईएफ निकाल रहे हो तो आप उसका आंसर क्या बोलते हो? उसके लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर। लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो गया? छोटा हो जाएगा। सो x हमेशा उसके जीआईएफ से बड़ा होता है, एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन जब x खुद इंटीजर बन जाए। बिकॉज अगर सपोज करो x 3 हुआ तो उसका जीआईएफ भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल तो अलाउड नहीं था, तो यहां मैं सिंपल सा बोलूंगा कि इस केस के लिए मेरे पास x कोई भी रियल नंबर चलेगा एक्सेप्ट इंटीजर। इंटीजर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर इंटीजर आ गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो अंदर क्या बन जाएगा? 0। 0 बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज को रिकॉल करो, x माइनस जीआईएफ ऑफ x, इसी को तो हमने डिफाइन किया था फ्रैक्शन फंक्शन, जो यही था ना अपने पास, जिसका आंसर फ्रैक्शन पार्ट में आया था। तो ये वही फ्रैक्शन पार्ट लिखा है, पर लॉग के अंदर फ्रैक्शन तो डिफाइन है, पर वो फ्रैक्शन 0 नहीं बनना चाहिए। और वो 0 कब बनता था? जब आप किसी इंटीजर का क्या निकालते थे? फ्रैक्शन फंक्शन। तो वही मैंने किया कि ये सब जगह डिफाइन है एट ऑल रियल वैल्यूज, बट एक्सेप्ट कहां पे? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एनसीआर एनपीआर। इनको डिफाइन करने के लिए पहले समझ लेते हैं कि एनसीआर और एनपीआर डिफाइन कैसे होते थे। सो टू डिफाइन एनी वैल्यू जिसमें सी और पी आता है अपने पास, इनके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है। द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इसके एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप एनसीआर एनपीआर निकाल रहे हो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। जो आर है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों केस चलेगा। आर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो एन है वो हमेशा आर से बड़ा या आर के बराबर हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली आई अज्यूम कि आपको पता होगा कि ये सब डिफाइन सिर्फ तब होते हैं जब ये नंबर्स क्या बन जाए अपने पास? इंटीजर। तो फॉर श्योर इन सबको इंटीजर तो होना ही पड़ेगा, मतलब एन भी इंटीजर होना चाहिए, आर भी इंटीजर, सो उस तरीके से डिफाइन होंगे। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्वेश्चन दो पार्ट में लिखा है, एक पार्ट में सी है, एक पार्ट में पी है। ठीक है, अगेन इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने आपको एक एग्जांपल यूनियन का दिया, एक एग्जांपल इंटरसेक्शन का दिया विद द डिफरेंस। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस केस में जब मैं दो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करूंगा, सेकंड पार्ट को भी, तो यहाँ पे हम लोग यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन। तो लॉजिकली समझना, इस पार्ट को आपने सॉल्व किया, x का एक वैल्यू मिला विच सेटिस्फाइज ऑल दी कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पार्ट। फिर आप सेकंड को सॉल्व करोगे, x का एक और वैल्यू मिलेगा विच सेटिस्फाइज दिस पार्ट। ठीक है, पर हमको वो वैल्यू से मतलब है जिसको दोनों पार्ट सेटिस्फाई करे, बिकॉज हमको दोनों पार्ट को साथ में डिफाइन करना है ना।
अगर मैंने x का कोई वैल्यू दिया तो क्या मैं खाली एक पार्ट को दूंगा? नहीं, मैं तो पूरे क्वेश्चन को दूंगा। दैट मींस मुझे दोनों केस का आंसर निकालना है और इसमें दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, तभी अपने पास फाइनल आंसर मिलेगा। मैं इस दो केस को सेपरेट कर लेता हूं। लाइक पहला केस है कि मैं सॉल्व कर रहा हूं 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1। पहले इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि ये डिफाइन कैसे होगा और क्या आएगा। सो इसको डिफाइन होने के लिए तीन कंडीशन है, तीनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहला केस जो n वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दूसरा r दैट इज 2x माइनस 1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड तीसरा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, मतलब 16 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1। इन तीनों केस को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट केस से मुझे क्या मिलेगा? x इज लेस देन 16। इसको रीअरेंज किया तो ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। सेकेंड केस, जब इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 1 को शिफ्ट किया और 2 से डिवाइड कर दिया। थर्ड केस को अरेंज करना पड़ेगा, तो थर्ड केस के लिए मैं 1 को यहां लाता हूं और x को यहां शिफ्ट करता हूं। तो दैट इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x, मतलब यहां कंडीशन आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 17/3। ये थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। नाउ पहले मुझे जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, मुझे इसका ही आंसर निकालना है फाइनली। तो मैं इन तीनों का क्या लूंगा? इंटरसेक्शन जहां पे तीनों डिफाइन करें। सो स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व कर लो। फर्स्ट बोलता है कि जो x है वो 16 से छोटा होना चाहिए। थर्ड बोलता है कि 17/3 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो मुझे एक चीज समझेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली यही चीज हो पाएगा। क्यों? 17/3 इज समवॉट नियर टू 6 के आसपास है। तो ये बोल रहा है 6 से छोटा, ये बोल रहा है 16 से छोटा, तो इन दोनों का कॉमन तो यही आ जाएगा। नाउ अब इन दोनों पे आते हैं। तो ये बोल रहा है 17/3 से छोटा या उसके इक्वल, और ये बोल रहा है 1/2 या उससे बड़ा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? आई शुड से मेरा कॉमन आंसर दिखेगा 1/2 से बड़ा और 17/3 से छोटा। सो ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें हम लोगों ने सी को सिंप्लीफाई किया। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था अपने पास? 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5। इसके भी वही तीन कंडीशन, n पॉजिटिव, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन 20 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन 4x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों हो सकता है। थर्ड n is greater than equal to r, मतलब 20 minus 3x should be greater than equal to 4x minus 5। ना इसको अरेंज करते हैं। सो यहां से आंसर क्या मिलेगा? यहां से आंसर मिलेगा x is less than 20/3। अगेन रीअरेंज किया, x को यहां शिफ्ट किया, 3 से डिवाइड कर दिया। इससे आंसर क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा x is greater than equal to 5/4। तो ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट। थर्ड, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 5 को यहां लिया, 20 प्लस 5 बिकम्स 25, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x को यहां शिफ्ट किया तो ये हो गया 7x। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं x इज लेस देन इक्वल टू 25/7। अब इन तीनों में कॉमन क्या आएगा? सो अगेन पहले मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, ये बोल रहा है 20/3 से छोटा। 20/3 इज समवॉट 7 से थोड़ा सा छोटा हो गया, एंड 25/7 ये तो 4 से छोटा हो गया नियरली। ठीक है, तो ये बोल रहा है समवेयर 4 से छोटा, 7 से छोटा, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 4 से छोटा। नाउ 25/7 से छोटा और 5/4 से बड़ा, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 5/4 से बड़ा एंड 25/7 से छोटा। तो इन दोनों का जो कॉमन आंसर आया वो मेरे पास आएगा x बिलोंग्स टू 5/4 से बड़ा, विच इज including 5/4 and less than 25/7, so 25/7 से छोटा। ये हो गया मेरा सेकंड केस का आंसर। नाउ अब मुझे क्या करना था? ये जो दो आंसर हमने फाइंड आउट किए हैं इनमें देखना है इंटरसेक्शन। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे क्या होगा? नो डाउट वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर उन कॉम्प्लिकेसी को हटाते हुए मैं एक काम करता हूँ, नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ और नंबर लाइन पे इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेता हूँ विद अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऑब्वियसली 1/2 इज 0.5। तो सपोज करो मैंने स्टार्ट करने के लिए 1/2 यहां प्लॉट किया। 17/3 इज समवेयर नियर टू 6। ठीक है, तो सपोज कर लो 17/3 नियर अबाउट 6, ये मैंने यहां प्लॉट किया। नेक्स्ट इज 5/4 जो भी होगा 1 से बड़ा होगा,
सो 1/2 के आगे ही आना चाहिए, मतलब ये हो गया 5/4। 25/7 1 से तो बड़ा है, पर साथ में ये जो 6 है इससे छोटा हो जाएगा, तो इट इज 25/7। अब आंसर्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक आंसर था अपने पास 1/2 से लेके 17/3 तक, मतलब ये हो गया इतना पोर्शन, ठीक है। सेकेंड आंसर जो था वो था 5/4 से लेके 25/7 तक। सो दोनों कॉमन लाइंस कहां दिख रही है? आपको दोनों कॉमन लाइंस दिखेंगे इस रीजन में, विच इज 5/4 से 25/7। तो अपना x का आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5/4 टू 25/7। अभी भी ये आंसर नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक चीज बोलती है, इसको मिस नहीं करना। ये सब तो डिफाइन होने की कंडीशन थी, पर एनसीआर एनपीआर कब चलते हैं? जब एन और आर क्या हो जाए? इंटीजर। तो इनमें से जितने इंटीजर इनके बीच में लाई करेंगे वो अपने आंसर होंगे। नाउ 5/4 ये कितना हुआ? ये हुआ 1.25 एंड 25/7 जो भी है 4 से छोटा है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो 1.2 से बड़ा एंड 4 से छोटा कितने इंटीजर होंगे? सो 2 एंड 3। तो मेरा आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू 2 एंड 3। आंसर पे फोकस करो। ना तो मैंने ओपन ब्रैकेट यूज किया है ना ही क्लोज, मैंने यूज किया है कर्ली ब्रैकेट। दैट मीन मैं सेट को डिनोट कर रहा हूं। दैट इंडिकेट्स कि सिर्फ ये 2 एलिमेंट ही इसके आंसर पॉसिबल हैं और कुछ इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन सिर्फ तब डिफाइन होगा जब या तो x का वैल्यू क्या हो जाए 2 या फिर x का वैल्यू 3। इसके अलावा आप कोई भी x का वैल्यू पुट करो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये इंटीजर क्यों लिए ये क्लियर हुआ? द रीजन वाज कि अपने पास एनसीआर और एनपीआर इज डिफाइंड ओनली एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा डोमेन कैसे निकालते हैं, उसके टेक्निक्स क्या होते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रेंज। अब तक हमने डोमेन यूज किया था, अब हम निकालेंगे कि फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, उसका रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली y का वैल्यू कि उसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है। थोड़ा सा एक चीज समझना, डोमेन को निकालने के लिए देयर वर सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमने यूज किया। लाइक 1/में कोई फंक्शन है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जो भी कंडीशंस थी अपने पास के लॉग डिफाइन होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। एज सच रेंज के लिए कोई जनरल कंडीशन नहीं है। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, उसका रेंज उसके तरीके से निकलेगा। देयर आर सर्टेन वेरी गुड एग्जांपल्स जहां पे आपको समझेगा कि हाँ रेंज के लिए देयर आर नो सर्टेन कंडीशन। बहुत सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे, कुछ अपने पास वैल्यूज भी रहेगा। सो मैं इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। लाइक सबसे पहला फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं रेंज ऑफ लीनियर फंक्शंस, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शंस। अब लीनियर अलजेब्रिक का मतलब क्या हो गया? तो सिंपल सा वो फंक्शन जो y इक्वल टू ax प्लस b इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, रेंज को डिफाइन करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन का डोमेन क्या है, ठीक है। बिकॉज विदाउट डोमेन आप रेंज को यूज नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है मैं आपको समझाता हूं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। नो डाउट ये पार्ट हम लोग इनइक्वालिटीज में भी देख चुके हैं, तो ये पार्ट उससे सिमिलर है, बट हाँ यहां से लॉजिक बिल्ड करते हुए हम लोग आगे सब पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब फंक्शन को देखने का तरीका बदल जाएगा अपना। अब मैं फंक्शन को कैसे लिख रहा हूं? f फ्रॉम -3,5 टू r y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब समझना ये क्या लिखा हुआ है और मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट मुझे क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन है जिसका ये क्या इंडिकेट करता था, a टू b, याद है? a टू b इंडिकेट करता था कि ये अपना क्या है, डोमेन, और ये है कोडोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डोमेन इनडायरेक्टली दे दिया कि इस फंक्शन में x का क्या अलाउड है, -3 से लेके 5 तक के सारे वैल्यूज। इसका मतलब क्या था, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब ये होगा कि जो आपका रेंज का आंसर आएगा वो रेंज इसके अंदर लाई करना चाहिए। नो डाउट रियल नंबर अगर कोडोमेन दिया है तो रेंज उसके अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि सारे नंबर रियल नंबर के सेट के अंदर ही आएंगे अपने पास। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? सो यहां मैं यूज करूंगा डोमेन को। मुझे डोमेन क्या दिया था, -3,5, मतलब -3 से लेके 5 तक। तो क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा x है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड एट द सेम टाइम यही x -3 के इक्वल या उससे बड़ा है। तो ये मुझे डोमेन दिया था। अब मुझे करना क्या है, मुझे कैसे ना कैसे करके इस x की प्लेस पे 2x प्लस 3 फॉर्म करना है, क्योंकि जब मैं ये फॉर्म कर लूंगा तो मुझे y मिल जाएगा और मुझे रेंज का y का आंसर मिलेगा।
इसके पहले हम लोगों ने डोमेन में x पे कमेंट किया, अब मुझे y पे कमेंट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले x के साथ में आपको क्या दिख रहा है 2, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 क्या बन जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 10। नाउ 2x के साथ क्या प्लस में लिखा हुआ है 3, तो सब में 3 ऐड कर देते हैं, एडिंग 3 ऑल दी साइड्स, तो -6 प्लस 3 बिकम्स -3, ये हो गया 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 30। अब ये जो 2x प्लस 3 था ये क्या था इक्वल टू y, आ गया अपना आंसर -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब अपना जो रेंज था और यू कैन से अपना जो y का वैल्यू है वो आया है -3 से लेके 30। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, लीनियर फंक्शन का जो डोमेन था उसको ऑब्जर्व किया, उस डोमेन को अपने फंक्शन में कन्वर्ट किया x को और फिर y से रिप्लेस करके आंसर निकाल लिया। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है रेंज को निकालने का, बट दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनइक्वालिटीज आना चाहिए बेसिकली, तभी थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। सपोज करो फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है -1 to 4, 4 is open, to r and y is equal to 2 minus x, ठीक है। नाउ अगेन a to b, तो अपना डोमेन क्या हो गया -1 से लेके 4 तक, वेयर -1 is included and 4 is excluded। कोडोमेन विच इज रियल नंबर, मतलब रेंज जो भी होगा वो उसी का पार्ट होगा रियल नंबर का। नाउ अब यहाँ पे मैं x से स्टार्ट करता हूं, तो x जो है वो 4 से छोटा है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट है, एंड यही x -1 से बड़ा भी है। सो यहाँ पे इक्वल टू लगाया बिकॉज यहाँ पे क्या है अपने पास क्लोज ब्रैकेट है। अब x के साथ में क्या दिख रहा है नेगेटिव, तो सबसे पहले मुझे थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी की खास बात है कि आप जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है सबका साइन रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1, तो ये -1 क्या बन जाएगा +1, ये साइन रिवर्स होकर ऐसा दिखेगा, दिस x बिकम्स -x, ये साइन भी रिवर्स और ये क्या हो जाएगा -4। नाउ -x तो बन गया, अब क्या करना है साथ में +2, सब में +2 ऐड करेंगे, सो 1 + 2 बिकम्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 4 विच इज -2। अब इस 2 - x को मैं क्या लिख दूंगा y, तो ये आ जाएगा मेरे पास y is greater than -2 and it is less than equal to 3। नाउ इसी चीज को मैं आंसर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा कि y जो है वो -2 से बड़ा, मतलब ओपन इंटरवल -2 एंड कहां तक 3 से छोटा, क्लोज इंटरवल 3। ये आ गया अपना रेंज फ्रॉम -2 to 3। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन का रेंज। कैसे फाइंड करते हैं, तो ये टेक्निक हम यूज करेंगे। ओके, इसी की कुछ एग्जांपल और देखते हैं, बट अब वो डायरेक्टली लीनियर नहीं होंगे, वो इनडायरेक्टली आपको लीनियर दिखेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक फंक्शन बोल रखा है मैंने f फ्रॉम 1 to 5 up to real numbers, the function is 1 upon 2x plus 3। इस टाइप का फंक्शन है आपके पास। नाउ अब मुझे इसका रेंज निकालना है। नो डाउट लीनियर तो दिख रहा है पर 1 अपॉन में दिख रहा है, तो यू नीड टू बी केयरफुल, बट अगेन स्टार्ट अपना सेम रहेगा। अपना डोमेन क्या दिख रहा है 1 to 5, तो मैं लिखूंगा x is less than equal to 5 and it is greater than equals to 1। नाउ x के साथ में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वापस से। x के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है 2, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, सेम साइन चलेगा अपने पास। नेक्स्ट इज प्लस क्या करना है 3, एडिंग 3 ऑल दी साइड्स, तो 2 + 3 बिकम्स 5 less than equal to 2x plus 3 less than equal to 30। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रेसिप्रोकल। जब भी किसी इनइक्वालिटी में हम रेसिप्रोकल लगाते हैं और नंबर्स अपने पास सेम साइन के हो, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो अपना साइन जो है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी है वो 5 से लेकर 13 तक है, दैट मींस दोनों पॉजिटिव है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो अब मेरा साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। तो अब ये दिखेगा 1/5 greater than equal to 1 upon 2x plus 3 greater than equal to 1 upon 30। so 1 upon 2x plus 3 अभी क्या बन चुका है मेरे पास y, तो यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगा 1/5 greater than equals to y greater than equals to 1/30। कहने का मतलब ये हुआ कि जो y है
वो 1/13 से बड़ा या उसके इक्वल है और वही y 1/5 से छोटा या उसके इक्वल है, तो यहां मेरा आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1/13 टू 1/5। ये हो गया अपना आंसर। सो अगेन कॉन्सेप्ट सेम था, लीनियर का ही हमने एप्लीकेशन यूज किया। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल और देख लेते हैं। f from 1,7 to r। नाउ अब मुझे डिफाइन करना है y इक्वल्स टू रूट ओवर 3x माइनस 2 का वैल्यू। ठीक है, कि ये वैल्यू अपने पास कहां क्या आएगा, इसका रेंज क्या होगा। अगेन काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्म स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, x जो है वो 7 से छोटा और 1 या उससे बड़ा है। नेक्स्ट इज x में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 21। अब साथ में क्या करना है, -2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ऑल दी साइड, तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 19। अब मुझे क्या लेना है, तो अब यहाँ पे अपने को रूट लेना है। रूट लेने का मतलब ये हुआ अपने पास कि अब मुझे यहाँ पे सब साइड में रूट लेने के लिए इन इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन इक्वेशन में हर एक नंबर पॉजिटिव है। 1 से लेकर 19 तक के नंबर सब पॉजिटिव, हम डायरेक्टली रूट ले सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल दी साइड, तो क्या बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू रूट ओवर 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 19। नाउ दिस रूट 3x माइनस 2 ये क्या बन गया अपने पास y। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया कि y जो है वो अपने पास, सॉरी यहाँ भी रूट 19 हो जाएगा। सो दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, मतलब y जो है वो 1 से बड़ा और रूट 19 से छोटा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, रेंज फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 to रूट 19। कहने का मतलब ये हुआ कि जब उनको रेंज निकालना तो आपने फंक्शन का नेचर ऑब्जर्व किया। नो डाउट अलजेब्रिक फंक्शन तो था, लीनियर फंक्शन था, बट साथ में क्या लगा था, रूट। तो रूट को सबसे लास्ट में चेक किया या फिर रेसिप्रोकल था। तो आगे कॉन्सेप्ट मेनली कौन सा यूज हुआ, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन का, बट बाद में उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। रेसिप्रोकल था तो उसका प्रॉपर्टी, रूट था तो उसका प्रॉपर्टी। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको इन इक्वेशन पे कमांड होना चाहिए टू सॉल्व लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन का रेंज। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, व्हिच इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर आसान था बिकॉज हम लोगों ने डोमेन को यूज कर लिया। नाउ क्वाड्रेटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो डोमेन जनरली होता है वो ऑल रियल नंबर रहेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमने क्वाड्रेटिक को बहुत ऑब्जर्व कर रखा है बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग पैराबोला। ठीक है, दोनों केस को हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन जहां से इसका आंसर हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। ठीक है, सो दो लॉजिक को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। पहला कि डायरेक्टली किसी क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं। सेकेंडली वो रेंज आया कहां से, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली। ठीक है, सपोज करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑब्वियसली इक्वल टू y होगा। मुझे इस y के रेंज पे कमेंट करना है कि y कहां से कहां तक लाई करेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिलहाल मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो x है वो ऑल रियल नंबर है, मतलब मेरा जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, बिकॉज क्वाड्रेटिक के लिए एज सच देयर इज नो कंडीशन कि ये x नहीं आ सकता, कोई भी x का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सपोज किया कि x बिलोंग्स टू अपने पास है रियल नंबर, तो अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल से समझना, सब कुछ डिपेंडेंसी आती है a की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, a के देयर आर टू केसेस, या तो a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा। ठीक है, हम लोगों ने देख रखा है कि a डिसाइड क्या करता है, a डिसाइड करता है नेचर ऑफ पैराबोला, कि अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बन जाएगा, अपवर्ड, पर अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा आ जाएगा, डाउनवर्ड। सो दिस इंडिकेट्स कि आपका पैराबोला अपवर्ड बनेगा, दिस इंडिकेट्स कि पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। जब पैराबोला अपवर्ड बनेगा तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि उसका मिनिमम वैल्यू कुछ नंबर होगा पर उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, इट वुड गो अप टू इंफिनिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू एक नंबर होगा और मैक्सिमम वैल्यू अपने जाएगा इंफिनिटी। सिमिलरली जब पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो आपको यहाँ पे एक पीक दिखेगा। पीक मींस क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, पर मिनिमम कहां जा रहा है, अप टू माइनस इंफिनिटी। तो एक चीज फॉर श्योर कि जब मैं इसका रेंज निकालने जाऊंगा फॉर अपवर्ड पैराबोला, तो इसका जो रेंज होगा वो एक कुछ सर्टेन नंबर विच इज दिस पॉइंट, यहां से लेके कहां तक मिलेगा, अप टू इंफिनिटी। एंड जब इस पैराबोला का मैं रेंज निकालने जाऊंगा, दैट इज फॉर द सेकेंड टाइप, तो ये स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से, नेगेटिव में बढ़ता है अपने पास हमेशा, अप टू अ सर्टेन नंबर, दिस नंबर।
ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है इसको समझना। तो ये नंबर का वैल्यू होता है अपने पास -d/4a। सो -d/4a से इंफिनिटी फॉर दिस वैल्यू, -infinity टू -d/4a फॉर दिस वैल्यू। आई होप आपको याद होगा कि d मतलब क्या था, d इज नथिंग बट b² - 4ac। अब ये कहां से आया, थोड़ा सा इसको लॉजिक समझ लेते हैं बस खाली। ये जो रेंज है, नो डाउट डायरेक्टली आंसर में यूज कर सकते हैं कि फॉर अपवर्ड पैराबोला और रेंज इज -d/4a टू इंफिनिटी, फॉर डाउनवर्ड पैराबोला रेंज इज -infinity टू -d/4a। बट एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है y = x² + 6x + 3, और अब मैंने आपसे बोला कि इसका रेंज निकालो अंडर द कंडीशन कि जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइन करता है फ्रॉम R to R, मतलब इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। यहाँ ध्यान रखो एक चीज इंपॉर्टेंट, ये सब कंडीशन तब चलता है जब अपना डोमेन मतलब x क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर, तभी ये वर्क करेगा। अदरवाइज अगर x पे कुछ बाउंडेशन ला दिया, डोमेन पे कुछ बाउंडेशन है, तो आपको आंसर चेक करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट आंसर्स वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि इस प्रोसेस को यूज कैसे करना है। अब मैं डायरेक्टली आंसर यूज नहीं करूंगा, नो डाउट मैं आखिरी में क्रॉस चेक करूंगा कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, बट फिलहाल इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। सो ये जो x² + 6x + 3 है, क्या इसी को मैं लिख सकता हूं x² + 6x + 9 - 6। ये मैंने क्या किया है, तो मैंने अप्लाई किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक। याद करना, जो अपना मिडिल टर्म है उसको हम हाफ करते थे और उसके स्क्वायर को प्लस माइनस कर देते थे। मिडिल टर्म कितना हो गया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 6 को हाफ किया तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज +9 एंड -9। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा था, मैंने क्या किया उसमें +6 ऐड किया, -6 ऐड किया, जिससे ये टर्म किसमें कन्वर्ट हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर में। सो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा अपने पास, दिस बिकम्स x + 3 द होल स्क्वायर -6। नाउ अब मैंने अपने एक्सप्रेशन को इस पार्ट पर रिड्यूस कर दिया। अब यहां मुझे एक चीज बताओ, x + 3 का होल स्क्वायर इट डिनोट्स कि एक नंबर का स्क्वायर है। क्या किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी अपने पास 0। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि रियल नंबर होना चाहिए। द रीजन बीइंग कि ये 0 किस प्लेस पे होगा, x = -3 पे होगा, और -3 इसके डोमेन में लाई कर रहा है, इसलिए ये 0 हो सकता है। -3 से छोटा वैल्यू दोगे तो ये बढ़ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है, नेगेटिव को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। और वही किसी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी। तो एक चीज फॉर श्योर कि जब मैं y के रेंज पे कमेंट करूंगा तो y का मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी जाएगा, पर मिनिमम कब आएगा, जब ये स्क्वायर क्या हो जाए, 0। जब ये 0 हुआ तो आपको y का मिनिमम वैल्यू कितना मिला, -6। तो यहां से मुझे समझेगा कि जब मैं रेंज पे कमेंट करूंगा, ठीक है, तो मेरा रेंज मतलब y का वैल्यू क्या आना चाहिए, -6 से लेके तो इंफिनिटी, ये होना चाहिए अपना रेंज। ठीक है, नाउ अपने पास डायरेक्ट आंसर भी था, एक बार इसको भी क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने जो पैराबोला बनाया है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है x² + 6x + 3, इसमें a का वैल्यू कितना है, 1। a का वैल्यू 1 मतलब ये कौन सा केस हो गया, अपवर्ड पैराबोला। इसका रेंज आना चाहिए था -d/4a टू इंफिनिटी। d का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में d का वैल्यू क्या होगा, b² - 4ac मतलब 36 -4 × 1 × 3 which becomes 12। सो d का वैल्यू आ गया मेरे पास 24। नेक्स्ट इज -d/4a टू इंफिनिटी, तो मेरा रेंज आना चाहिए था क्लोज इंटरवल -d मतलब -24/4a। a था अपने पास 1 which is 4 to infinity। सो फाइनली ऑब्जर्व करो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो आंसर आया है ये भी सेम बना है, -6 to infinity। सो अगेन वही टेक्निक है कि डायरेक्टली भी आंसर यूज कर सकते हो, बट डेरिवेशन पार्ट को ध्यान रखो, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में राइट आंसर वर्क नहीं करेगा। सपोज कर लो इसी में अगर डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं दिया होता, कुछ फिक्स होता, तो अब मुझे इस पार्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर डोमेन अगर थोड़ा फिक्स किया तो उसके हिसाब से आंसर पे इंपैक्ट क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को अगेन क्वाड्रेटिक दिया बट साथ में रूट लगा दिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालते हैं, रूट को बाद में चेक करते हैं क्या हो सकता है। अगेन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक स्टेप ध्यान रखना, मिस्टेक होती है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या बनाना होता है, 1, तभी इसको अप्लाई करते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को
क्या मैं लिख सकता हूं 3 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 5/3, कुछ ऐसा बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x से अपने पास -4/3, उसको आधा किया बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा -2/3, और अब उसका स्क्वायर मतलब 4/9। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग +4/9 करेंगे और -4/9, तो ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 5/3, ये बना अपना एक्सप्रेशन। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं ये मिलके बन गए कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर, तो फाइनली ये हो गया x माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 5/3, सो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 9 माइनस 4 एंड प्लस 15, तो ये आ गया अपने पास 11, मतलब प्लस 11/9। अब मैं एक काम करता हूं, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। जब इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेगा 3 टाइम्स ऑफ x minus 2/3 the whole square plus 11/3। Now again क्रॉस चेक करेंगे, सो कहें कि एक्सप्रेशन वही हो गया कि एक स्क्वायर प्लस समथिंग, ठीक है। स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी को रूट लगाओगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, मतलब एक चीज फॉर श्योर कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां जाने वाला है इन्फिनिटी पे। नाउ कमिंग टू द मिनिमम वैल्यू, सो अगेन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो सकता है, सो 0 प्लस 11/3, तो आई कैन से कि इस पूरे नंबर का मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है 11/3, मतलब ये जो अपने पास वैल्यू है इसका रेंज क्या हो गया, आई कैन से इसका रेंज होगा 11/3 से इंफिनिटी। अब हमको इसका रेंज नहीं, हमको y का रेंज निकालना था, मतलब इसके रूट का रेंज, तो आई कैन से कि जो मेरा f ऑफ x है अब उसका रेंज क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 11/3 टू इंफिनिटी। हुआ क्या कि मैंने बेस फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जो क्या था क्वाड्रेटिक, और उसमें क्या लगा दिया बाद में रूट, तो उसी वैल्यू में रूट लगाया जो उसके रेंज थे अपने पास, विच इज फ्रॉम उसका मिनिमम वैल्यू टू उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने अगेन क्वाड्रेटिक को यूज कर लिया विद द रूट। ओके, नेक्स्ट और टिपिकल क्वेश्चन लिया है, लॉग भी दिख रहा है, रूट भी है, क्वाड्रेटिक भी है, एंड एक चीज और समझो कि यहाँ पे डोमेन भी डिफाइन नहीं किया, तो पहले तो मुझे डोमेन को भी डिफाइन करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन अपना वर्क करेगा आगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैं इसका डोमेन निकालता हूँ। सो डोमेन की कंडीशन क्या थी कि लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, लॉग के अंदर तो रूट लिखा है जो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, और रूट डिफाइन तब होता है जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो 0 या उससे बड़ी। बट यहाँ पे एक चीज को लेकर केयरफुल रहेंगे कि रूट के अंदर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर रूट के अंदर 0 बना तो रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, और जब 0 का लॉग लोगे तो वो डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे डोमेन को डिफाइन करने के लिए एक कंडीशन चलेगा कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका जो वैल्यू होगा अपने पास ये हमेशा सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान रखो अगर ये लॉग नहीं होता तो मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लिखता, बट बिकॉज लॉग आया इसलिए ये इक्वल टू यहाँ पे कोई काम का नहीं है। अब इसी को मैं रीअरेंज कर लेता हूं, क्या इसको आई कैन राइट 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। द रीजन इज कि ये x का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव था तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो इस 3 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं x माइनस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 3, ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा लेस देन 0। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे अपने पास अगेन नंबर लाइन -3 प्लस 3, दोनों x पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, हमारे साथ में क्या लिखा हुआ है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव साइन कहां दिख रहा है -3 से +3। तो एक चीज कंफर्म हुआ कि इसका जो डोमेन है वो अपने पास क्या होगा -3 से लेके +3 तक, ये हो गया इसका डोमेन। अब मुझे इस डोमेन के साथ बाउंडेड रहते हुए इसका रेंज पे कमिट करना है कि इसका रेंज क्या होगा। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। देखना कैसे, डोमेन मैंने निकाल लिया, अब मैं इस डोमेन को यूज करूंगा आगे रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। सो मेरा डोमेन क्या आया, x जो है वो -3 से बड़ा है एंड एट द सेम टाइम 3 से छोटा है। थोड़ा इसको इमेजिन करो कि क्या लिखा हुआ है। सपोज ए नंबर लाइन है यहाँ पे 0, तो 0 से -3 एक इंटरवल हुआ, 0 से 3 एक इंटरवल हुआ। जब आपने 0 से -3 की वैल्यू को स्क्वायर किया,
या फिर 0 से +3 की वैल्यू को स्क्वायर किया, कोई डिफरेंस आएगा क्या? नेगेटिव वाले भी क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से लेके -3 तक की वैल्यू का स्क्वायर और 0 से लेके +3 तक की वैल्यू का स्क्वायर दोनों सेम होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस में जो मेरा x² है वो 9 से लेके 0 के बीच में लाई करेगा। मैंने कैसे चेक किया इसको? सिंपल सा, 0 से लेके 3 तक की वैल्यू थी, जब स्क्वायर करने का तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे अपने पास 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। जो नेगेटिव में वैल्यूज थे वो भी यहीं पे आ जाएंगे। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज 0 इंक्लूडेड था तो यहाँ भी 0 इंक्लूडेड रहेगा, बट 9 इंक्लूडेड नहीं होगा अपने पास। अब अगर अपना x² 0 से लेके 9 तक है तो 9 - x² कहां से कहां तक होगा? तो 9 - x² के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई किया इन इक्वेशन में तो 0 पे तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, बट साइन चेंज होता है अपने पास, तो ये साइन रिवर्स हो गया, ये बन गया -x², ये भी रिवर्स, और ये बन गया -9। नेक्स्ट इज, साथ में क्या चाहिए था? +9। तो एडिंग 9 ऑल दी साइड्स, जब सब में 9 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x² ग्रेटर देन 0, -9 + 9। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 9 - x² है ये 0 से लेके अपने पास 9 तक लाई कर रहा है, पर मुझे क्या चाहिए? इसका रूट। अगेन सब कुछ पॉजिटिव है, डायरेक्टली रूट ले सकते हैं। √9 बिकम्स 3, यहां पे आ जाएगा अपने पास √9 - x², और ये हो जाएगा अपने पास 0। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज इसका लॉग। अब एक सिंपल चीज समझो, √9 - x², इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आई? 0 से लेके 3 तक, मतलब लॉग के अंदर वैल्यू क्या आने वाला है? 0 से लेके 3 तक। तो एक चीज समझो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हो लॉग की वैल्यू बढ़ती है। log 0 कितना होता था? log 0 नॉट डिफाइंड था, बट मुझे ये पता है कि जब 0 से 1 में log को ऑब्जर्व करते हो तो वो नेगेटिव आंसर देता है, और इनफैक्ट सारे नेगेटिव आंसर देता है, बिकॉज log 1 कितना होता था? 0। तो 0 से लेके 3 तक की वैल्यू अलाउड है इस वैल्यू की प्लेस पे, तो log के नेगेटिव आंसर तो सारे आ गए, बट पॉजिटिव में बाउंडेशन है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका? 3। तो log मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 3 तक। कहने का मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जो अपना क्वेश्चन था, दैट इज log⁻³ ऑफ √9 - x², इसका जो वैल्यू है ये लाई करेगा -∞ से लेके log⁻³ तक। ये वैल्यू इंक्लूड रहेगा, बिकॉज यहां पे इक्वल टू साइन था। अगेन एक बार और समझ लो कि जो ये वैल्यू था, हमने इतना कमेंट कर लिया कि ये वैल्यू 0 से लेके 3 तक लाई करना चाहिए। 0 से लेके 3, तो उसमें 0 से लेके 1 भी आएगा, और 0 से लेके 1 जब लॉग के अंदर पुट करते हो तो उसके सारे नेगेटिव आंसर्स आते निकलते हैं। हमने ग्राफिकली भी चेक किया था, अगर रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा था। यहाँ पे पॉइंट था 1,0, तो 0 से 1 में सारे नेगेटिव आंसर आ गए थे, 1 के बाद में पॉजिटिव आंसर थे। सो 0 से 1 में नेगेटिव आंसर आ रहे थे, इसलिए मैंने कहां से स्टार्ट किया? -∞ से, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा? जहां पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 3, बिकॉज ये वैल्यू 3 और उससे छोटा होना चाहिए था। सो मैक्सिमम 3 पुट किया, दैट मींस आंसर क्या आएगा? log⁻³ सो अपने पास इस फंक्शन का रेंज हुआ -∞ से log⁻³ इसी क्वेश्चन को अगर मुझे डोमेन यूज नहीं करना होता तो सॉल्व करने का एक तरीका और भी था, उसको भी सीख लो, थोड़ा ऑलरेडी कर सकते हो उसको। x², अगेन जब x² की वैल्यू मिनिमम दोगे तो क्या मैं बोलूं? log का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी नंबर के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? दैट इज 0। तो x² को 0 दो, जब x² को आपने 0 पुट किया तो यहाँ क्या बन रहा है? देखो log √9 मतलब 3, देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू वही आएगा। सिमिलरली जब x² को मैक्सिमाइज कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट log क्या हो जाएगा? मिनिमम। x² का मैक्सिमम वैसे तो इंफिनिटी होता है, पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रूट, और क्या लिखा है? 9 - x²। मतलब ये हुआ कि मुझे रूट को क्या करना है? रूट को मुझे करना है मिनिमाइज, तभी तो log का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और किसी रूट का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज अंडर रूट का भी नेगेटिव आंसर देता ही नहीं अपने को। अंडर रूट हमेशा क्या देगा? या तो 0 या पॉजिटिव, और जब रूट का आंसर 0 आएगा तो log डिफाइन नहीं करेगा, बट कहां जाएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी, इसलिए -∞ से log⁻3। ओके, थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में मैं सारी वो सब फंक्शंस को ले रहा हूं जहां पे रैशनल फंक्शन है, मतलब फंक्शन अपॉन फंक्शन है, वो भी ऑफ द फॉर्म या तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशो, एक्सप्रेशन का रेशो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इन सभी को सॉल्व करने के लिए मेथड स्टैंडर्ड है, समझना। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द मेथड, मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन से ही इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। लेट अस से क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस
कि हमको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मुझे इसका रेंज निकालना है, मतलब y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा मुझे इस पे कमेंट करना है। पर इन सब क्वेश्चन के लिए खास बात है, को ध्यान रखो, इन सब क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो x है वो हमेशा होना चाहिए रियल नंबर, इस चीज को भूलना नहीं। दिस क्वेश्चन या दीस क्वेश्चंस आर ओनली वैलिड जो अपना x का लाई करेगा ऑल द रियल नंबर। ऑब्वियसली वो पॉइंट नहीं जहां पे ये जीरो हो रहा, उस पॉइंट को मैं छोड़ देंगे, बाकी उसके अलावा सारे वैल्यूज लाई करने चाहिए। नाउ इनका अप्रोच क्या होता है समझना। सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कैसा दिखेगा, y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस y टाइम्स x प्लस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। नाउ इसको मैं एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को यहां ले आएंगे। सो मेरा फर्स्ट टर्म दिखेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस वन, फर्स्ट टर्म लाया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। सेकेंड टर्म भी मूव करेंगे तो एक्स टाइम्स अगेन वाई माइनस वन, कॉन्स्टेंट टर्म भी मूव किया तो वो हो गया वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। आपको दिख रहा होगा कि मैंने y को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, मैंने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया। द रीजन बिहाइंड दैट इज ये आपको x में एक क्वाड्रेटिक दिखा, ठीक है, ये x में एक क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसके दो आंसर्स भी आएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक का तो आंसर आना चाहिए। और क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है कि x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। अगर x रियल मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए, रियल। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब आते थे, जब उसका d यानी उसका डेल्टा हमेशा क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां मैं सेम कंडीशन को अप्लाई करूंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों होना चाहिए, द रीजन इसकी जो x है वो क्या है, रियल, तो इसका रूट भी क्या होना चाहिए अपने पास, रियल। नाउ इसका d क्या आएगा, b स्क्वायर मतलब y माइनस वन दी होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स y माइनस वन इंटू y माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ इन दोनों में से y माइनस वन कॉमन आ जाएगा, y माइनस वन कॉमन लिया, सो ये क्या बचेगा, y माइनस वन माइनस 4 टाइम्स y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको। सो y माइनस वन दी होल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म तो एज इट इज y माइनस वन, सेकेंड टर्म को मैं लिखता हूं माइनस 4y प्लस 8, सो दिस बिकम्स माइनस 4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अरेंज करेंगे तो मिलेगा y माइनस वन यहां हो जाएगा माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगेन दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक काम करते हैं, ये तो पॉजिटिव है इसको ही प्लस बना लेते हैं। क्या करेंगे, थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई। जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको मैंने सेम रखा, इस वाले को चेंज किया। जब इसको चेंज किया तो ये क्या हो गया, 3y माइनस 7 ग्रेटर देन की जगह साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने इनइक्वालिटी के थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया है, दैट मींस अपना इनइक्वालिटी साइन रिवर्स होना चाहिए। नाउ अगेन कमिंग टू नंबर लाइन, जब नंबर लाइन पे आएंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं। फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 7/3, छोटा पॉइंट हो गया 1, नेक्स्ट हो गया 7/3। अगेन दोनों y की कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, मतलब प्लस माइनस प्लस। नाउ हमको क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां दिख रहा है, 1 से लेके 7/3, तो क्या मैं बोलूं y बिलोंग्स टू होना चाहिए 1 to 7/3। तो ये आ गया अपना रेंज। अच्छा, इस रेंज को लेके एक चीज, एक मिस्टेक होती है, एक्चुअली ये आंसर प्रॉपर नहीं है, इसमें थोड़ा करेक्शन का रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है वो समझो। अभी जो टेक्निक हमने यूज किया उस टेक्निक में कोई मिस्टेक नहीं था, लॉजिकल ना कोई एरर ना कुछ भी है, यही टेक्निक हमको इन सारे फॉर्म्स में यूज करना है। बट मिस्टेक कहां होता है वो देखो, जो हमने लास्ट आंसर निकाला उसमें एक वैल्यू आया है 1, y का वैल्यू 1, मतलब ऑब्वियसली यहां 1 तब आएगा जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल। मैं बोलूंगा ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर आपने इसको 1 पुट किया तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन समझना। ये इसलिए हुआ बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब x को आप बहुत बड़ा नंबर दोगे, विच इज लेट अस से इंफिनिटी, तो ऊपर भी वो नंबर बनेगा और नीचे भी वही नंबर बनेगा, तो उसने उसको अज्यूम क्या कर लिया कि वो 1 हो गया। बट हमको पता है कि ऊपर और नीचे जो भी नंबर बनेंगे उनमें हमेशा 1 का डिफरेंस रहेगा। भले ही सपोज कर लो वो 10 की पावर 100 बन गया, पर स्टिल न्यूमरेटर रहेगा 10 की पावर 100 प्लस 1 होल अपॉन 10 की पावर 100, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, बट वो एग्जैक्टली 1 कभी नहीं बनेगा। इसलिए मुझे क्या करना है,
बाकी सारे वैल्यूज से मुझे कोई इशू नहीं है। आंसर को करेक्ट करते हुए मुझे इस 1 को यहाँ पे रिमूव करके और इसको ओपन ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही खास बात था कि क्वाड्रेटिक का रेशियो सॉल्व करना आसान था, बट लास्ट स्टेप में आपको क्रॉस वेरीफाई करना था। और वो क्रॉस वेरीफाई कैसे हुआ? बिकॉज डायरेक्ट था, 1 आंसर आया था और 1 को अगर एनालाइज करोगे तो आपको समझ जाएगा कि दोनों का रेशियो 1 सिर्फ तभी आ सकता है जब दोनों वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाए, इक्वल, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ओके, सेम फॉर्म का एक क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है। ठीक है, सो अगेन अप्रोच तो मैं सेम रखूंगा, इसको y लिख के यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ अब इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ भी क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर, मतलब ये x का क्वाड्रेटिक बन गया। अगेन वही सेम लॉजिक, क्वाड्रेटिक बना है तो अपने पास क्या होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, वन मोर थिंग, x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो दे रखा है, बट साथ में -0 भी है। अंडरस्टूड? -0 क्यों? बिकॉज 0 पे तो ये डिफाइन नहीं करेगा ना अपने पास, तो हमको इस चीज को केयरफुल करना है बस खाली कि वो 0 नहीं होगा, बिकॉज 0 पे यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगा। नाउ अगेन एक क्वाड्रेटिक बन चुका है, क्वाड्रेटिक बना है ऑफ दी वैल्यू x, और x क्या है अपने पास, रियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होना चाहिए, अगेन रियल। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या आएगा इसका डेल्टा, b स्क्वायर विच इज 2 माइनस वाई दी होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -12, 4 इंटू 1 इंटू 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं कभी कभी, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। सो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझ लो। यहाँ पे डायरेक्टली आपको फैक्टराइज तो या फैक्टर तो नहीं मिल रहे हैं, तो देयर आर टू अप्रोचेस, या तो आप इसको कन्वर्ट करो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर में और फिर सॉल्व करो, या फिर पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो। y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8, मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूँ बेसिकली बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4ac, तो प्लस 32 हो जाएगा होल अपॉन 2। सो 4 प्लस माइनस रूट, ये हो गया अपने पास 48 होल अपॉन 2। रूट 48 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 3, तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। तो मुझे इसके रूट्स क्या मिल रहे हैं, रूट्स मिल रहे हैं 2 प्लस 2 रूट 3 एंड 2 माइनस 2 रूट 3। ये बने इसके दो रूट्स। ठीक है, तो इस इन इक्वेशन को कैसे इस फॉर्म में लिखना है वो समझना। सपोज करो किसी इक्वेशन के रूट आते हैं 2 और 3, तो आप उसकी इन इक्वेशन कैसे लिखते थे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। वही चीज मैं यहां भी करूंगा। मेरा इन इक्वेशन कैसा बनेगा, y माइनस फर्स्ट रूट था 2 प्लस 2 रूट 3, दिस इज फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म विच इज y माइनस 2 माइनस 2 रूट 3। दिस होल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ नंबर लाइन पे आते हैं सीधे। नंबर लाइन पे दो वैल्यूज प्लॉट होंगे, पहला 2 प्लस 2 रूट 3, दूसरा 2 माइनस 2 रूट 3। आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू छोटा होगा, सो ये पहले आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं आया 2 माइनस 2 रूट 3 और सेकेंड वैल्यू 2 प्लस 2 रूट 3, लेटेस्ट से वो यहाँ पे नहीं आया। अब ऑब्जर्व करते हैं साइन। सो दोनों ही y पॉजिटिव हैं, इसलिए राइट में प्लस फिर माइनस फिर प्लस। मुझे कौन से वैल्यू से कंसर्न था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो या तो 2 प्लस 2 रूट 3 से आगे या फिर 2 माइनस 2 रूट 3 से पहले। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से लेके 2 माइनस 2 रूट 3 यहां तक, यहां ब्रैकेट क्लोज, यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 विद अ क्लोज ब्रैकेट अप टू इंफिनिटी। सो ये रहेगा अपना इस क्वेश्चन का रेंज। लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हुआ, टेक्निक सॉल्व करने का दोनों में सेम था, सिर्फ वहां पे क्या हुआ, सिर्फ मैंने लास्ट में सॉल्व किया तो जो आंसर मिला मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी आंसर्स मिल रहे हैं वो डायरेक्टली अपने को मिल रहे हैं। जो अलाउड नहीं था वो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था कि x क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये अपना इस लॉजिक का या इस टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया।
नाउ ऑब्जर्व आपने कर लिया होगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबका टेक्निक सेम चलेगा। पहले y को लो, मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका डेल्टा या उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों करेंगे? द लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि वो x क्या होना चाहिए अपने पास, रियल, तो रियल रूट आने की कंडीशन होती है अपने पास। फाइनली वो एक्सप्रेशन एक इन इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसके लिए इन इक्वेशन थोड़ा सा नेसेसरी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को इन इक्वेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कुछ वीडियो इसके पहले अपलोड कर रखे हैं इन इक्वेशन के, एक बार उसको भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड फॉर्म व्हिच इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म। नाउ यहां तक हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।